गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं अपना राजनीति विज्ञान का पाठ 4 संस्थाओं का कामकाज। तो हमने एक सरकारी आदेश को जो है आधार बनाकर जाना था कि किस तरह से एक सरकारी आदेश जारी होता है और किस तरह वो लागू होता है, कौन कौन लोग उसमें भागीदार होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें राजनीतिक संस्थाएं चाहिए। तो देखो किताब खोल लो, आप भी देखो, किताब में ध्यान दो। हमने एक उदाहरण देखा कि सरकार कैसे काम करती है। किसी देश को चलाने में इस तरह की कई गतिविधियां शामिल होती है। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। किसी देश को चलाने में इस तरह की कई गतिविधियां होती है, जैसा कि हमने इस सरकारी आदेश को पढ़ा था वैसी गतिविधियां होती है कई तरह की। और जैसे मिसाल के तौर पर हम ले सकते हैं कि सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है कि वो नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे और नागरिकों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया कराएं। वह कर इकट्ठा कर, इस पे अंडरलाइन कर लो आप। सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। वह कर इकट्ठा करती है और इसे सेना, पुलिस तथा विकास कार्यक्रमों पर खर्च करती है। सरकार हमसे टैक्स लेती है और कर यानी टैक्स लेती है और उसको कहाँ खर्च करती है? सेना पर, पुलिस पर और हमारे विकास कार्यों पर। ये शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं नागरिकों को उपलब्ध कराना, नागरिकों की सुरक्षा करना, सेना नागरिकों की सुरक्षा करती है। ये सारे कार्य जो है सुरक्षा करना, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना, ये सारे कार्य सेना के, पुलिस के और विकास कार्यक्रमों के द्वारा नागरिकों के लिए किए जाते हैं। तो ये कार्य करने के लिए सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? सरकार हमसे ही टैक्स लेती है, हमारा ही पैसा हमारे ऊपर खर्च करती है। आगे देखो, वह विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती है। सबसे पहले तो इस पे करो, कर इकट्ठा करती है यानी सरकार हमसे टैक्स लेती है। दूसरा, विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती है। दूसरा कार्य सरकार का, जिससे नागरिकों की सुरक्षा और सुविधाएं प्राप्त होती है। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है। अब जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको जो है इन गतिविधियों को, कौन सी गतिविधियों को? नागरिकों की सुरक्षा और नागरिकों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है उसके लिए लोगों को इन्हें लागू करना होता है। अगर इन फैसलों या फिर लागू करने में कोई विवाद उठता है तो ये तय करने वाला भी कोई होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। सबके लिए ये जानना भी जरूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है। ये भी जरूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाए लेकिन ये गतिविधियाँ जारी रहेगी। ठीक है, जैसे नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कर लेना, लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाना, ये सब सरकार के कार्य हैं। तो इसके लिए जो है ये अधिकारी होते हैं, ये निर्णय लिया जाता है कि इन कार्यों को कौन करेगा, इनके लिए फैसला कौन लेगा। इसके लिए अलग अलग स्तर पर अलग अलग संस्थाओं में अधिकारी होते हैं। अगर इन फैसलों पे वो अधिकारी इनके लिए फैसले लेते हैं और उन फैसलों पर अगर कोई विवाद उठता है तो ये तय करने वाला भी होना चाहिए कि किसी भी बात पर कोई विवाद हो गया तो कि क्या सही है और क्या गलत है। जो सही है वही नागरिकों के लिए लागू होगा। सबके लिए ये जानना भी जरूरी है कि कौन किस काम के लिए जिम्मेदार है। भाई अलग अलग काम है संस्थाओं के लिए, तो कौन किस काम को करेगा। शिक्षा के लिए कौन काम करेगा, स्वास्थ्य के लिए कौन काम करेगा, कर इकट्ठा कौन करेगा, किस क्षेत्र में कौन सी लोक कल्याणकारी योजना बनानी है उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। जो योजनाएँ हमारी सरकार ने हमारे लिए बनाई है वो सुचारू रूप से चल रही है या नहीं चल रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। ये सारे कार्य, सत्ता में बैठे लोग बदल जाते हैं, कलेक्टर बदल जाता है, प्रधानमंत्री बदल जाता है, मुख्यमंत्री बदल जाता है, सब बदल जाते हैं लेकिन गतिविधियां तो वही रहती है। सेना है तो है ही, पुलिस है तो है ही, नागरिकों की सुरक्षा करनी है तो करनी ही है, नागरिकों को जो है शिक्षा स्वास्थ्य देना है तो देना ही है। वो तो चाहे कोई भी पद पर आए उसको ये कार्य करना ही होता है। देखो,
लिहाजा सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई है। इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं, अंडरलाइन कर लो। लोकतांत्रिक से आधुनिक से करो, आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन सब कामों के लिए, इन सब कामों कौन से, वही नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक कल्याणकारी योजनाएं, इनके लिए हमने पढ़ा ना कि कौन होगा जिम्मेदार। तो आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन सब कामों के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई है, और इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनको ही क्या कहा गया है, संस्थाएं कहा गया है, कि विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न संस्थाएं होती है जो इन सब कामों को देखती है। कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है जब ये संस्थाएं अपने काम को अच्छी तरह करती है। कोई भी लोकतांत्रिक देश है, जैसे हमारा भारत भी लोकतांत्रिक देश है, जो भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के बारे में कई तरह की योजनाएं बनाता है, लागू करता है और नागरिकों को सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि प्रदान करता है। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो ये संस्थाएं होती है, ये संस्थाएं जो है अपने काम को, जब ये संस्थाएं अपने काम को अच्छी तरह से करती है, यानी कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है। लोकतंत्र कब सफल होगा, तब लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं अपने काम को अच्छी तरह करती है। सारी संस्थाएं अपने काम को अच्छे से करेगी, अच्छी तरह करेगी, तो लोकतंत्र भी सफल होगा। किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों और कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है। दिए गए उदाहरणों में हमने इस तरह की विभिन्न संस्थाओं को काम करते देखा है। जो उदाहरण हमने पढ़ा है, जैसे वो सरकारी आदेश का उदाहरण पढ़ा, तो उसमें जो है विभिन्न संस्थाओं के बारे में हमने जाना कि किसने क्या कार्य उसमें किया, एक व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार नहीं था। तो किसी भी देश के संविधान में, जैसे हमारा देश भी लोकतांत्रिक देश है, हमारे देश में भी संविधान है, हमारी लोकतांत्रिक सरकार संविधान के अनुसार ही कार्य करती है। तो किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के लिए जो है अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है। वो लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो संविधान के अनुसार ही कार्य करती है, अपनी मनमर्जी से कार्य नहीं कर सकती है। और दिए गए उदाहरण में भी हमने इस तरह की विभिन्न संस्थाओं को काम करते देखा है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने उस सरकारी आदेश में 27% आरक्षण SC/BC को देने के लिए हाँ कर दी, यह उसके लिए आदेश जारी कर दिया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न है उसके लिए ये लागू नहीं होगा। तो इस तरह से ये विभिन्न संस्थाएं होती है जो इन कार्यों को पूरा करती है। तो देखो इसमें अंडरलाइन करो, विभिन्न संस्थाओं को काम करते देखा, तो वो विभिन्न संस्थाएं कौन सी होती है। देखो कौन कौन सी संस्थाएं जो है कार्य करती है। उसमें सबसे पहले आएगा प्रधानमंत्री और कैबिनेट। ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेती है। इस पर स्टार बना लो बेटा। कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो महत्वपूर्ण कार्य हमारे देश में करती है। तो सबसे पहले हमारे देश के लिए जो भी नीतिगत फैसले लिए जाते हैं वो कौन लेता है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट। कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल, ठीक है। बड़े कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, उच्च स्तर के मंत्री होते हैं वो, और प्रधानमंत्री मिलकर जो है महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेते हैं। ये भी एक संस्था है प्रधानमंत्री और कैबिनेट की। विभिन्न संस्थाओं को काम करते हुए देखा तो सबसे उच्च स्तर की संस्था है कैबिनेट। ये क्या काम करती है, हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेती है। दूसरा है मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। मंत्रियों द्वारा जो भी विभाग का मंत्री कोई भी फैसला लेता है, जैसे हमारा शिक्षा मंत्री है, वो शिक्षा मंत्री क्या फैसला ले रहा है शिक्षा विभाग के लिए, वो उसके जो है लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। भाई मंत्री ने तो फैसला ले लिया और उसने आदेश जारी कर दिया, लेकिन उस आदेश पर काम कौन करेंगे, नौकरशाह यानी सरकारी कर्मचारी। नौकरशाही का मतलब क्या होता है, सरकारी कर्मचारी। जो बड़े बड़े IAS अफसर है, अधिकारी है, जिला कलेक्टर है, ये सब जो है उस पर कार्य करेंगे, उसके जिम्मेदार होंगे। यानी मंत्री तो उनको सौंप देगा कार्य कि आपको ऐसा करना है। जैसे कोरोना महामारी का चल रहा है, स्कूलें बंद है, उसमें कि जैसे मान लो कोई स्कूलों में बुलाकर पढ़ा रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी मंत्री, शिक्षा मंत्री जो है किसको दे देगा, जिला कलेक्टर को दे देगा। बड़े बड़े उच्च अधिकारी है शिक्षा के, उनको दे देगा कि भाई आपको बच्चों को सुरक्षित रखना है। इस तरह तो उपायों के लिए जो एक निकाय के रूप में कौन जिम्मेदार होते हैं, नौकरशाह। नौकरशाह का मतलब क्या होता है, सरकारी कर्मचारी।
तो मंत्री तो फैसला ले लेते हैं, लेकिन उसके लिए उस कार्य को सही ढंग से सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। तो दूसरी संस्था क्या हो गई? नौकरशाही। ठीक है। और मंत्री भी हो गए, प्रधानमंत्री और कैबिनेट हो गया। तो मंत्री तो कैबिनेट में आ गए, उन्होंने फैसले ले लिए, और अब नौकरशाह जो है उसके लिए क्या होगा? जिम्मेदार होगा। सर नौकरशाह का मतलब सरकारी कर्मचारी, बड़े बड़े अधिकारी। अगला देखो, सर्वोच्च न्यायालय। अगली संस्था कौन सी है महत्वपूर्ण निर्णय लेने में और लोकतंत्र को सफल बनाने में? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहाँ नागरिकों और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। एक संस्था सर्वोच्च न्यायालय भी है, जहाँ पर नागरिकों और सरकार के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उनको वहाँ पर सुलझाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है नागरिकों के हित में ही फैसला लेता है हमेशा, कि जहाँ सरकार गलत है वहाँ जो है सरकार को दिशा निर्देश देता है सर्वोच्च न्यायालय। तो वो भी एक बहुत बड़ी संस्था है जो लोकतंत्र को सफल बनाती है। क्या आप इस उदाहरण में दूसरी संस्थाओं के बारे में सोच सकते हैं, उनकी क्या भूमिका है? जैसे सर्वोच्च न्यायालय है, कैबिनेट है, नौकरशाह है, ये संस्थाएं हैं। तो दूसरी संस्थाएं के बारे में भी आप सोच सकते हैं कि और कौन सी संस्थाएं हैं जो लोकतंत्र को सफल बनाती है, नागरिकों की सुरक्षा करती है, शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनकी भूमिका क्या है इस पर अंडरलाइन करो। दूसरी संस्था, ये 3 संस्थाएं तो हमने पढ़ ली। इसके अलावा 3 संस्थाएं कौन कौन सी पढ़ी हमने? प्रधानमंत्री और कैबिनेट और नौकरशाह और सर्वोच्च न्यायालय। इसके अलावा और दूसरी संस्थाएं कौन सी है और उनकी भूमिका क्या है? उनकी भूमिका क्या, दूसरी संस्थाओं के और दूसरी उनकी भूमिका क्या है पर अंडरलाइन करो। संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है। संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं, इनसे नेताओं के हाथ बन सकते हैं। संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है। संस्थाएं कानून कायदे नियमों में काम करती है और इसके साथ ही जो है इनसे नेताओं के हाथ बंधे हुए होते हैं, वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते हैं नेता लोग भी। संस्थाओं के कामकाज में कुछ बैठ के, कुछ समितियां और कुछ रूटीन काम होता है, कुछ सामान्य रूटीन होता है। इनके कारण अक्सर काम में देरी और परेशानियां होती है, इसलिए संस्थाओं के साथ कामकाज में परेशानी महसूस की जा सकती है। ऐसे में कोई सोच सकता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, कायदे कानून और बैठकों की क्या ज़रूरत है? पर यह सोच लोकतंत्र की बुनियादी भावना के अनुकूल नहीं है। थोड़ा इस पर अंडरलाइन करो। एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, हम देखते हैं कि एक ही जैसे सरकारी आदेश जो वो जारी हुआ था, हमने देखा वो 79 से बनने लगा, जब था जो 82 या 80 कब इसमें 93 में जाकर लागू हुआ है ना, 10-12 साल लगे उसमें। तो इसको हम देखकर, ये विभिन्न संस्थाओं के कामकाजों को देखकर हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत निर्णय लेने में बहुत देरी हो जाती है इस प्रकार की प्रक्रिया में। तो हम कह सकते हैं कि एक ही व्यक्ति अगर सारे फैसले ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इसमें भी समस्या है कि अगर एक ही व्यक्ति सारे फैसले लेगा तो जो है क्या होगा, लोकतंत्र की बुनियादी भावना के अनुकूल नहीं होगा वो कार्य। अगर एक ही व्यक्ति सारे फैसले लेगा तो वो उसे लोकतंत्र नहीं कहा जाएगा। लोकतंत्र में क्या होता है कि किसी भी फैसले पर सबसे राय ली जाती है, सभी सहमत होने चाहिए उस पर, तब जाके फैसला लिया जाता है, चाहे देरी हो जाए उसमें। तो इस पर भी अंडरलाइन कर लो। ये सोच लोकतंत्र की बुनियादी भावना के अनुकूल नहीं है। यदि सारे फैसले एक ही व्यक्ति ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन कायदे कानून, लेकिन ये सोच जो हमारी, कौन सी सोच कि सारे फैसले एक ही व्यक्ति ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये हमारी सोच देरी हो जाने के कारण हम बना सकते हैं। लेकिन ये सोच लोकतंत्र की बुनियादी भावना के अनुकूल नहीं है, या लोकतंत्र का गला घोटा जाता है अगर सारे फैसले एक ही व्यक्ति ले ले तो। ठीक है, फिर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, तानाशाही हो जाएगी, फिर सारे फैसले वही लेता रहेगा, जनता कुछ नहीं कर सकती। आगे देखो, संस्थाओं के कामकाज के तरीकों से जो कुछ परेशानियां होती है या थोड़ा वक्त लगता है, वह भी कई मायने में उपयोगी होता है। किसी भी फैसले के पहले अनेक लोगों से राय विचार करने का अवसर मिल जाता है। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता, लेकिन संस्थाएं बुरा फैसला भी जल्दी ले पाना मुश्किल बना देती है।
देखो, वैसे अच्छे फैसले लेने में देरी होती है इन संस्थाओं में। लोकतांत्रिक देश में जो ये विभिन्न संस्थाओं से होकर कोई फैसला गुजरता है तो उसमें समय लगता है, लेकिन वो फैसला अच्छा होता है, सबके लिए अच्छा माना जाता है उसको। अगर एक ही व्यक्ति फैसला ले ले आनन फानन में तो वो फैसला जो है गलत भी हो सकता है। तो संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता है, लेकिन संस्थाएं बुरा फैसला भी जल्दी ले पाना मुश्किल बना देती है। एक ही व्यक्ति अगर फैसला ले तो वो बुरा फैसला भी ले सकता है, लेकिन इन संस्थाओं के होने के कारण जो है व्यक्ति बुरा फैसला भी आसानी से नहीं ले सकता। यानी ये इन संस्थाओं का लाभ क्या है कि बुरा फैसला भी जल्दी ले पाना मुश्किल बना देती है। विरोध करने लग जाती है संस्थाएं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत नियम अगर बना है, गलत फैसला लिया जा रहा है नागरिकों के लिए, तो विभिन्न संस्थाएं क्या करती है, उसका विरोध करती है और वो बुरा फैसला नागरिकों के लिए नहीं लेने देती। इस कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर जोर देती है। इस कारण क्या है कि जो लोकतांत्रिक सरकारें होती है वो विभिन्न संस्थाओं पर जोर देती है कि जो है लोकतांत्रिक देश में फैसले लेने के लिए विभिन्न संस्थाएं होनी चाहिए। कोई भी एक व्यक्ति के हाथ में फैसला लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हाँ, मानते हैं कि एक व्यक्ति अगर फैसला लेगा तो वो जल्दी फैसला ले लेगा, कोई भी कानून है जल्दी लागू हो जाएगा, लेकिन वो कानून सही है या गलत है इसका फैसला कौन करेगा। इसलिए लोकतांत्रिक देशों में जो है विभिन्न संस्थाएं होती है, वो ही कार्य करती है और विभिन्न संस्थाओं से होकर एक फैसला गुजरता है, और जब सब लोग उसको सही मान लेते हैं तभी वो लागू किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई राजनीति। इसलिए हमें राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता है। हमारा हेडिंग था राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। तो हमें राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि एक अच्छा फैसला नागरिकों के लिए लिया जा सके, उस पर कोई विवाद ना हो नागरिकों में आने के बाद, और फिर भी हो जाता है तो नागरिक भी उसका विरोध कर सकते हैं लोकतांत्रिक देश में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम अगले वीडियो में संसद पढ़ेंगे, जो एक बहुत बड़ी संस्था है फैसले लेने में, निर्णय करने में। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है ये हमने पढ़ लिया, जो मैंने अंडरलाइन कराई वही उसका उत्तर है। ठीक है।